नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और दिन भर की हलचल के बाद अब वक्त है खबरों के पीछे छिपे अर्थ को समझने का, उन घटनाओं का विश्लेषण करने का जो केवल सुर्खियां नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय कर सकती है। आज जिन 3 बड़ी खबरों पर हमारी विशेष नजर रहेगी, उनमें पहली बड़ी खबर है पीएम का विदेश दौरा ऐतिहासिक। जी हां, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक सक्रियता को एक नई ऊंचाई दी है। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों के आखिर मायने क्या हैं, भारत को क्या हासिल हुआ और विपक्ष के सवालों के बीच इस यात्रा के राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश क्या हैं, स्टूडियो में हम विशेष मेहमानों के साथ करेंगे विशेष चर्चा। और आज की दूसरी बड़ी खबर है आस्था, व्यवस्था और विश्वास से जुड़ी हुई कम नहीं हुई है भक्तों की संख्या। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। राम कथा संग्रहालय के रूपरेखा, राम मंदिर की प्रगति, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट की आगामी योजनाओं पर कई अहम फैसले हुए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में कमी की चर्चाओं को नकारते हुए ट्रस्ट ने आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखा है। तो आपको दिखाएंगे इस पूरी खबर पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इसके साथ बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की, जहाज चालकों पर हमले की निंदा। ओमान तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैश्विक चिंता का केंद्र बना दिया है। जहाज पर सवार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत लगातार सक्रिय है और इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की अपील भी की है। आखिर इस संकट का वैश्विक समुद्री व्यापार और भारत के हितों पर क्या असर पड़ सकता है, बताएंगे विस्तार से। देश दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय विश्लेषणात्मक खबर के साथ रहेंगे हम आपके साथ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक। पेश किया 10 कदम 10 का दम रिपोर्ट कार्ड। कहा भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्थायी शक्ति के रूप में उभरा। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाने पर भाजपा का पलटवार। आखिर कहां गायब हैं राहुल गांधी? 10 जुलाई को प्रयागराज के बाद जाना था पटना, कहीं विदेश में तो नहीं? राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बड़ा ऐलान। 15 अगस्त तक पूरा होगा परिसर का निर्माण कार्य। कहा राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं, आस्था के साथ भक्त कर रहे हैं दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। यूपी में वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान के तहत प्रदेश भर में रोपे गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। देश भर में अभियान जारी। और ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा। 10 भारतीय सुरक्षित, 1 के लापता होने की खबर। कूटनीतिक समाधान की दोहराई बात। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की। समुद्र की लहरों से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा को बीजेपी ने भारत की कूटनीतिक सफलता का नया अध्याय बताया है। 10 कदम 10 का दम के जरिए पार्टी ने इन उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कूटनीति केवल हाथ मिलाने का नाम नहीं होती, कभी यह समुद्र की लहरों पर रणनीति लिखती है।
कभी ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य तय करती है, तो कभी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के लिए नए दरवाजे खोल देती है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 3 देश, 3 राजधानियां, लेकिन संदेश एक। भारत अब केवल वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्ति बन रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बताते हुए इसकी उपलब्धियों को 10 का दम के रूप में पेश किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि पीएम की इस यात्रा से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में भारत को रणनीतिक बढ़त मिली है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिली, तो क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ा है। व्यापार और निवेश को नई गति मिली, विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा स्थापित हुई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों का विस्तार हुआ, डिजिटल और शिक्षा साझेदारी का एक नया आयाम दिखा, तो खेल सहयोग का नया अध्याय लिखा गया। लोगों से लोगों के रिश्तों को नई ऊर्जा मिली और वैश्विक भागीदारी में भारत की निर्णायक भूमिका को पूरी दुनिया ने देखा। जकार्ता में रक्षा और समुद्री साझेदारी, मेलबर्न में ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और असैन्य परमाणु सहयोग, तो ऑकलैंड में रणनीतिक साझेदारी, एफटीए और हिंद प्रशांत पर साझा दृष्टि। 3 यात्राएं, लेकिन उपलब्धियों का दायरा कहीं बड़ा। बीजेपी की ओर से कहा गया कि इन दौरों ने भारत को हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत तक नई रणनीतिक बढ़त दिलाई है और विश्व राजनीति में भारत की स्वीकार्यता को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है। माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बना। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की इन यात्राओं ने केवल समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करवाए, बल्कि भारत की उस बदलती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित किया, जहां कभी भारत अवसरों की तलाश करता था और आज दुनिया भारत के साथ साझेदारी की इच्छुक दिखाई देती है। यही वजह है कि पार्टी इसे नए भारत की नई कूटनीतिक पहचान बता रही है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पलटवार किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके निजी विदेश दौरे को लेकर भी निशाने पर लिया। पार्टी ने सवाल उठाया कि जिन राहुल गांधी का 10 जुलाई को प्रयागराज और फिर पटना का कार्यक्रम तय था, वे अचानक सार्वजनिक कार्यक्रमों से क्यों गायब हो गए। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक कार्यशैली और गंभीरता से जोड़ते हुए कई सवाल खड़े किए। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया, पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही है। विदेश नीति की सफलता और घरेलू राजनीति में भी बढ़त। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने दोनों मोर्चों पर अपने तीखे तेवर बरकरार रखे। कुल मिलाकर हिंद प्रशांत के समुद्री गलियारों से लेकर विश्व मंच तक भारत अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है, तो वहीं देश के भीतर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और उनके नेताओं की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा किन मायनों में ऐतिहासिक रही है, हम आपको बताएंगे। विशेष का आज हमारा विषय है पीएम मोदी की यात्रा 3 देश बड़ा संदेश। पीएम मोदी की यात्रा 3 देश बड़ा संदेश, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा 3 देश बड़ा संदेश, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर एसआर तायल, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर तायल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर चौगावकर, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, तो 3 देश बड़ा संदेश, क्या बड़ा राजनीतिक या ये कहा जाए कूटनीतिक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 3 देशों की यात्रा से निकलता है? कैसे आकलन करेंगे इन 3 देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा का आप? मेरे लिए सवाल है। जी, सवाल आपके लिए है सर। जी देखिए, ये जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उसमें भारत की जो रणनीति है उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री का जो 3 देशों का दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे दर्शकों को ये भी याद रखना चाहिए कि अप्रैल में कोरिया के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। अभी कुछ दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आई थी जी। तो इस क्षेत्र की 5 जो लोकतांत्रिक देश हैं उनसे भारत की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो पहले न्यूजीलैंड के साथ नहीं थी, पर अभी प्रधानमंत्री के दौरे में न्यूजीलैंड के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। तो कैसे पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल रखा जाए, शांतिपूर्ण रखा जाए और समृद्धि की ओर वो तेजी से बढ़े, मैं समझता हूँ उसके लिए तो एक आयाम है जो प्रधानमंत्री ने जो भी वहाँ वार्ता की और जो भी एग्रीमेंट्स हुए, और दूसरा है द्विपक्षीय बाइलेटरल, कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ जो भी समझौते किए, 14-15 समझौते तीनों देशों के साथ अलग अलग हुए हैं, जो सब इकोनॉमी से लेकर रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, पीपल टू पीपल, पूरा जो एक 2 देशों के बीच में रिश्ता होता है, संबंध होते हैं, उनको कैसे नए आयाम और नई दिशा दी जाए और दोनों देश उससे किस तरह बहुत तीव्र गति से विकास की तरफ बढ़े, उसके लिए हम और बात कर सकते हैं। डिफेंस पर भी बहुत बात हुई है जी। और बहुत अच्छे समझौते हुए हैं। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस भारत सप्लाई करेगा, एक शक्ति मिसाइल्स की भी बात हुई है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा 3 देशों की बहुत ही सफल रही है और भविष्य के लिए इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रभाव उसका रहेगा। जी बिल्कुल। समीर जी, देखिए, तीनों देशों के साथ जो समझौते हुए कई मायनों में उनका बड़ा महत्व है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा सहयोग, इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा और न्यूजीलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी एफटीए। तो एफटीए को आगे लागू करने के जो बात हुई, क्या ये तीनों मिलकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन का एक नया सुरक्षा कवच तैयार करते हैं? आप इसको इस तरह से भी देखते हैं? निश्चित रूप से, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की जो 3 देशों की जो यात्रा रही, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है। और आप देखिए, इंडोनेशिया तो मुस्लिम बहुल देश है, वहां प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से स्वागत हुआ, और वहां पर जैसे मलक्का स्टेट पर जो रणनीति बनी है कि चीन इससे बहुत परेशान है, जिस तरीके से भारत ने इंडोनेशिया के साथ तमाम तरह के समझौते किए। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यूरेनियम को लेकर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम भारत को सप्लाई करेगा, मुझे लगता है ये भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बहुत बड़ा एक सफल दौरा प्रधानमंत्री का माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे पे वहां पर जो भारतीय लोग हैं उनको भी संबोधित किया। और प्रधानमंत्री की यात्रा ये बताती है कि भाई, प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोटे छोटे देश भी कितने मायने रखते हैं। अगर देश की प्रगति, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 विकसित भारत के लिए सिर्फ देश के अंदर आर्थिक प्रगति ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा तमाम दूसरे देशों के साथ रणनीतिक आर्थिक साझेदारी भी जरूरत है।
और जिस तरीके से अमेरिका के साथ अभी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिस तरीके के साथ चीन के साथ उतार चढ़ाव के संबंध रहे, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तमाम बड़े देश अपने रणनीतिक और राजनीतिक उसमें उलझे हुए हैं। ऐसे में भारत ने जिस तरीके से छोटे छोटे देशों के साथ समझौते किए, उनको एक अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, आर्थिक रूप से उसको जोड़ने का काम किया, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत काम आने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी रणनीति की तरह, अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में और साल भर में, तो तमाम छोटे देशों की यात्राएं की है, या उन देशों के लोग बड़े राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत का दौरा किया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 विकसित भारत के लिए इन सभी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका समझते हैं और उनको भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहा है, किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, किसी के साथ एनर्जी पे हो रहा है, किसी के साथ डिफेंस हो रहा है। और डिफेंस में जब भारत अब इतने इंडिपेंडेंट हो रहा है, इतना आत्मनिर्भर होते जा रहा है, तो भारत अब डिफेंस को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इन तमाम छोटे देशों के साथ भारत रक्षा के समझौते कर रहा है और भारत में बनी हुई मिसाइलें और तकनीक इन देशों को भारत सप्लाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की एक बड़ी यात्रा है और चीन के दबदबे को कम करने के लिए भारत ने इस तरीके से जो किया है, जो ऑस्ट्रेलिया का रहा है, ऑस्ट्रेलिया और चीन का जिस तरीके से विवाद है, जापान और चीन का जिस तरीके से विवाद है, ऐसे समय में जापान का भारत आना, भारत के प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया जाना और वहां पे तमाम रणनीतिक और आर्थिक और तमाम समझौते होना, मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि भारत की है। निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, दिन में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने इस यात्रा को, प्रधानमंत्री की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। 10 कदम 10 का दम, इसका एक शीर्षक भी दिया गया। जबकि विपक्ष जो है इन विदेश यात्राओं पर प्रधानमंत्री की प्रश्न उठाता रहा है। आपको लगता है कि अब विदेश नीति भी देश की राजनीतिक बहस का स्थायी एक मुद्दा बन चुका है, जबकि विदेश नीति एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिस पर कम से कम विपक्ष को न्यूनतम सहमति बनाकर चलनी चाहिए? समीर जी, आपके लिए सवाल है ये। अच्छा, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि विपक्ष को विदेश नीति पर, मुझे लगता है कि राजनीति से बचना चाहिए। देखिए, विदेश नीति सरकार तय करती है और जिस तरीके से इजराइल को लेकर विपक्ष ने राजनीति करने की कोशिश की कि भारत इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा झुक रहा है, भारत वहां पर इजराइल की गोद में जाकर बैठ रहा है, फिर अमेरिका के साथ जिस तरीके से भारत के ट्रेड एग्रीमेंट को जो डिले हो रहा था उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री पर विपक्ष ने कटाक्ष करने की कोशिश की, तमाम मोर्चों पर जिस तरीके से भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़े करने की विपक्ष ने कोशिश की। मुझे लगता है कि राजनीति कीजिए, राजनीति को आप, देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप राजनीति कर सकते हो, लेकिन जब विदेश नीति का मामला आता है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सरकार के साथ इस मामले को लेकर खड़ा होना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ था, उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की थी, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को बचना चाहिए। विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं होती, विदेश नीति देश की होती है और देश को उसके साथ खड़े होना चाहिए। जब मनमोहन की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हमेशा देश की विदेश नीति का समर्थन किया। ये बात ठीक है कि आपको अगर लगता है कि सरकार को गिरना है तो मानसून सत्र आ रहा है, मानसून सत्र में सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हो, देश के लिए आर्थिक समझौते कर रहे हो, रणनीतिक समझौते कर रहे हो, रक्षा के क्षेत्र में समझौते कर रहे हो, देश में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की बात करो, ऐसे समय में आप विदेश में प्रधानमंत्री के रहते देश में विपक्ष के नेता या तमाम दूसरे नेता अगर उस पर प्रश्न होता है विदेश नीति पर, तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है, विपक्ष को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। एम्बेसडर तायल, जिस तरह से चीन की बात की गई, तो चाहे इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, तीनों लोकतांत्रिक देश हैं और इस इंडो पैसिफिक के एक बड़े, जिसको रणनीतिक तौर पर उनका बहुत अहम स्थान है। तो आपको क्या ये लगता है कि भारत इन देशों के साथ में, चीन के साथ बिना किसी टकराव के इस पूरी स्थिति पे वो अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है? कैसे देखते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल, भारत अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है और जो जितने देश भारत के प्रधानमंत्री ने जो अभी जहाँ गए, हर जगह सबको कुछ ना कुछ चीन से नाराजगी है। जिस तरह से पूरा साउथ चाइना सी में चीन आगे बढ़ रहा है, पैसिफिक आइलैंड्स देशों में चीन अपना प्रभाव बहुत बढ़ा रहा है और जहाँ पर पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बहुत प्रभाव था, तो उसमें वहाँ भी चीन आगे काफी घुस रहा है। तो इस तरह बिना डायरेक्टली चाइना का नाम लिए
पर ये एक रणनीति हर देश की इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र में है कि अपनी क्षमता बढ़ाए। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात होती है उसका मतलब ये है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे जी। और खुद ही सक्षम हो। मैं समझता हूँ कि जिस तरह भारत की नीति पूरी प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में चल रही है, जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई करना, अभी इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बात अब बिल्कुल फाइनल है, शायद वियतनाम को भी ये दिए जाएंगे। तो रणनीति ये है कि हर देश, और लोकतांत्रिक हो तो और भी अच्छा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का, वो स्वयं सक्षम हो। और भारत एक कलेक्टिव सिक्योरिटी में विश्वास करता है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सुरक्षा को बढ़ाएं, एक दूसरे की सुरक्षा को और उसको बलवान करें, और एक देश पर ना निर्भर हो, और न कोई ऐसा समय आए कि एक देश का वर्चस्व पूरे इस क्षेत्र में हो जाए। समीर जी, एक और राजनीतिक सवाल चलते चलते आपसे कि आपने देखा कि बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें प्रधानमंत्री की यात्रा की सफलता के 10 सूत्र तो जो बताए ही, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी की अनुपस्थिति या उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाए हैं। आप कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, मुझे लगता है निखिल जी, ये पहली बार नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के विदेश दौरे को लेकर प्रश्न उठाया, और जनता लगातार पूछती रही कि कभी जब भी महत्वपूर्ण मौका होता है राहुल गांधी विदेश रहते हैं, ठीक है, विदेश राहुल गांधी जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक आधिकारिक रूप से अगर बताकर जाए कि राहुल गांधी इस देश की इतनी दिनों की यात्रा करने वाले हैं, उनके यहाँ पर ये कार्यक्रम है, तो न सत्ता पक्ष उनसे प्रश्न पूछेगा, ना जनता के बीच इस बात को लेकर किसी तरह के भ्रम की स्थिति रहेगी। जब अब अभी देखिए पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर टूटने की स्थिति पहुंच गई है, चन्नी पार्टी छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए, वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, और राहुल गांधी कहा, यह किसी को भनक नहीं है। राहुल गांधी का अभी बिहार के अंदर कार्यक्रम था, प्रयागराज में कार्यक्रम था, राहुल गांधी को अब दोनों कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस अधिकारी रूप से बताने की स्थिति में नहीं है कि राहुल गांधी कहां पर है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जब भी विदेश में जाए तो देश की जनता को और सरकार को बताकर जाए। उनकी सुरक्षा की भी चिंता सरकार को रहती है। विपक्ष के नेता है, बड़े परिवार से आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी उनकी जानकारी देश की सरकार को और विपक्ष को होना चाहिए, और सत्ता पक्ष को बता के जाना चाहिए। राहुल गांधी के यहाँ तो बिना बताए लंबे समय तक विदेश चले जाते हैं। पिछली बार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव के समय मतदान होने वाला था, उस समय भी राहुल गांधी विदेश में थे, मतदान के एक दिन पहले लौटे थे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अभी आदत में आ गया है। बीजेपी ने आज प्रश्न पूछे, अब देखते हैं कल कांग्रेस का जवाब देती है कि नहीं देती है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब एक बड़े नेता, विपक्ष के नेता है, बड़ी पार्टी के नेता है। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनाव में मुकाबला करना है, उनको तमाम मोर्चों पर गिरना है, तो राहुल गांधी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि बिना बताए वो लंबे समय तक विदेश के दौरे पर क्यों रहते हैं। जी बिल्कुल, और ये सवाल बनता भी है, उठता भी है, और इसीलिए उनसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि वो स्वयं प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर प्रश्न उठाते हैं, तो ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए समीर चौगाकर जी और एम्बेसडर तायल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राम मंदिर पर बड़े फैसले। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया,
अमूल दूध पीता है इंडिया। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जहां आस्था इतिहास से मिलती है और इतिहास भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, उस अयोध्या से आज कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक में केवल पत्थरों और परिसर की नहीं, बल्कि राम कथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की रूपरेखा भी तय हुई। निर्माण से लेकर संग्रहालय, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट की तैयारियों तक हर पहलू पर हुआ विस्तार से मंथन। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के तीसरे और अंतिम दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 चरणों में हुई इस बैठक में रामकथा संग्रहालय और मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम विषयों पर अंतिम फैसला लिया गया। बैठक में संग्रहालय की अवधारणा, निर्माण कार्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि रामकथा संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में एक गैलरी में भगवान राम और देश की नदियों के साथ भगवान जुड़े यात्राओं में कहाँ उनकी किससे भेंट हुई, क्या लक्ष्य था, इन सब पर मिलकर एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी से एक गैलरी बनाई जाएगी। 1600 से 1800 करोड़ रुपए में मंदिर की पूर्ति होगी, जिसमें संग्रहालय की भी धनराशि जुड़ी। मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर नृपेंद्र मिश्रा ने साफ किया कि जो भी सीईओ नियुक्त होंगे वो पूरी तरह ट्रस्ट के अंतर्गत ही काम करेंगे। मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे। मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की चर्चाओं को नकारते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि दर्शनार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के मन में भगवान राम के प्रति आस्था, अर्चना या आरती को लेकर एक भी शिकायत नहीं है। पिछले महीनों से मैं ये पूछता हूँ, जवाब होता है अरे भगवान के मंदिर में आने में कैसा लगेगा। उनके मन में यह नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था, भगवान राम के प्रति आस्था, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी आंकड़े जारी कर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आने की अफवाहों का खंडन किया है। ट्रस्ट ने पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों के आधार पर 21 जून से 3 जुलाई तक वर्ष 2025 और 2026 के श्रद्धालुओं की संख्या जारी की है। आंकड़ों के मुताबिक 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 2025 में यह संख्या 81,303 थी। 24 जून को 84,124, 25 जून को 85,510, 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 28 जून को सबसे अधिक 1,02,672 श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। 1 जुलाई को 89,653, 2 जुलाई को 83,863 और 3 जुलाई को 87,652 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राम मंदिर दान चोरी के आरोपों पर भी ट्रस्ट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सनातन धर्म की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, सनातन धर्म पर आक्षेप आरोप बदनाम करने की चेष्टा जो कर रहे हैं ये उचित नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी सब अलग करके रख देंगे। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया। सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि मंदिर परिसर के विकास, राम कथा संग्रहालय के निर्माण और ट्रस्ट के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। अब 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट बैठक पर सभी की नजरें रहेंगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाने की संभावना है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की पीएमएफएमई स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाएं 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। धरती का श्रृंगार, भविष्य का आधार। जब एक पौधा मिट्टी में रोपा जाता है तो उसके साथ उम्मीद, जीवन और आने वाली पीढ़ियों का विश्वास भी अंकुरित होता है। एक पेड़ मां के नाम के संकल्प के साथ आज देश भर में हरियाली का महाअभियान देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपकर नया कीर्तिमान बना, तो गुजरात से दिल्ली तक पर्यावरण संरक्षण जनभागीदारी का उत्सव बन गया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। धरती को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ देश भर में वृक्षारोपण अभियान तेज हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने AMC के मिशन
5 मिलियन ट्री अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के मंत्र के साथ देश पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि इस अभियान का मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार करना है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने भी पिछले 7 वर्षों में देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। वहीं अहमदाबाद में जन भागीदारी से चल रहे इस अभियान से शहर के तापमान को कम करने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। उधर नई दिल्ली के पास पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम और वृक्ष मित्र संवाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का रोड मैप रखा। देश भर से जुड़े करीब 17,000 वृक्ष मित्रों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर परिवार जन्मदिन, शादी की सालगिरह और शुभ अवसरों पर पेड़ लगाने की परंपरा शुरू करे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण संकट सिर्फ प्रकृति का नहीं, बल्कि मानव जीवन से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने जल, मिट्टी संरक्षण, ऊर्जा बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। पेड़ जीवन दे रहे हैं, ये पेड़ लगाना नहीं है, ये जिंदगी रोपना है, ये जीवन लगाना है। और इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि भाई जितनी ऑक्सीजन तुम्हें जीने के लिए चाहिए, अपनी सांसों के लिए तो ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो पेड़ लगा के। वहीं उत्तर प्रदेश में भी महावृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, एक्सप्रेसवे, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और सरकारी परिसरों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य जगहों पर चल रहे ये अभियान एक ही संदेश दे रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, बेहतर जलवायु और सुरक्षित भविष्य की नींव बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA का लाभ 15 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस तारीख से भारत से ब्रिटेन जाने वाले सभी उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य हो जाएगा। इससे किसानों, मछुआरों, MSME और घरेलू उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी शामिल है, जिसके तहत ब्रिटेन में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान नहीं देना होगा। इससे उनकी बचत भारत के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। उन्होंने यह भी बताया कि ये व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 देशों के दौरे पर वो जा रहे हैं, जहां भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। यूके के साथ जैसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिससे 15 तारीख से सभी सामान जो निर्यात होगा भारत से यूके बिना ड्यूटी के यूके जा सकता है। इससे हमारे मछुआरों को, हमारे किसानों को,
एमएसएमई सेक्टर को, उद्यमियों को, व्यापार निर्यातकों को, सबको बड़ा लाभ होगा। ढेर सारे रोजगार के अवसर तैयार होंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे जहाज चालकों पर हमले की निंदा। ब्रेक के बाद देखिए। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खाड़ी का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर तनाव के केंद्र में है। ओमान तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले ने न सिर्फ वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इस जहाज पर सवार भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। भारत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शांति और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सटे ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय ने अपने लिखित वक्तव्य में कहा कि ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से अब तक 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की सूचना है। ओमान में स्थित हमारा दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। इस सहयोग के लिए हम ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले अत्यंत चिंताजनक हैं। हम एक बार फिर सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने तथा कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ताओं को शीघ्र सफलतापूर्वक संपन्न करने का आह्वान करते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना तत्काल बंद होना चाहिए।
साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही तथा व्यापार को यथाशीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। इस हमले के बाद हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिका ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर है। क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन में से एक माना जाता है। ओमान तट पर हुआ यह हमला सिर्फ एक कमर्शियल जहाज पर हमला नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। भारत जहां अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति हालात को संभाल पाएगी या पश्चिम एशिया एक बार फिर व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात मौसम की। देश भर में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। कहीं झुलसाती गर्मी से राहत मिल रही है तो कहीं मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित भी कर दिया है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार धीमी कर दी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग कई स्थानों पर प्रभावित हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, जबकि जेसीबी मशीनों की मदद से रास्तों को लगातार साफ किया जा रहा है। उधर पौड़ी गढ़वाल में भी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अधिकारियों को फील्ड में तैनात रहने, राहत केंद्र तैयार रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम में शनिवार देर शाम बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया। कई होटल और मकान जलमग्न हो गए, जबकि बिजबेहड़ा पहलगाम सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। प्रशासन सड़क, बिजली और पेयजल व्यवस्था बहाल करने में जुटा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लगातार बारिश के कारण ऐतिहासिक तांदुलवाड़ी किले के आसपास भूस्खलन हुआ है। किले तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ट्रैकर्स और पर्यटकों से फिलहाल इस क्षेत्र में न जाने की अपील की है। वहीं तमिलनाडु में पश्चिमी घाट से लगे जिलों में 16 जुलाई तक मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने गर्मी और उमस बढ़ने की चेतावनी भी दी है। दूसरी ओर तटीय आंध्र प्रदेश में भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है। अरब सागर में तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उमस से परेशान लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी राहत महसूस की। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून के सक्रिय बने रहने की बात कहते हुए कई इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों के किनारे जाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। कुल मिलाकर मानसून जहां एक और भीषण गर्मी से राहत दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं बड़ी चुनौती बनकर सामने आई हैं। मौसम विभाग ने लोगों से
मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर में मौसम अलग अलग मिजाज दिखा रहा है, अलग अलग हिस्सों में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके वजह से जो नुकसान हो रहा है और ख़ास तौर पर जान माल का, वो चिंता का विषय है। और अब बात करेंगे, इससे पहले कि फुटबॉल की बात करें, आपको रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर फुटबॉल के मैदान से। और अब मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं उतरेंगे, उतरेगी 4 फुटबॉल सभ्यताएं और 90 मिनट तय करेंगे कि अगली पीढ़ियां किसका नाम सबसे पहले याद करेंगी। 100 से ज्यादा मुकाबलों के बाद अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हर सीटी, हर टैकल, हर गोल करोड़ों सपनों का फैसला करेगा। फीफा विश्व कप अब उस मुकाम पर है जहां इतिहास लिखा नहीं जाता, रचा जाता है। 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस, 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड, इन चारों के बीच छिड़ेगी फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग। अब विश्व कप नहीं, विश्व फुटबॉल की अदालत लगने वाली है। यहाँ नाम नहीं, खेल बोलता है और एक गलती 4 साल का इंतजार बढ़ा देती है। स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, चारों ने लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अब भी 2 कदम दूर है। 15 जुलाई को पहला सेमीफाइनल, स्पेन बनाम फ्रांस। एक तरफ खूबसूरत पासिंग फुटबॉल की पहचान, दूसरी तरफ ताकत, रफ्तार और घातक काउंटर अटैक। 2 यूरोपीय दिग्गज, एक टिकट फाइनल का। फुटबॉल जानकार इसे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला मान रहे हैं। 16 जुलाई को मंच सजेगा विश्व फुटबॉल की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में से एक के लिए। अर्जेंटीना और इंग्लैंड, 2 देश, 2 फुटबॉल संस्कृतियां और दशकों पुरानी प्रतिस्पर्धा। इस मुकाबले में सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं, बल्कि फुटबॉल की विरासत भी दांव पर होगी। अब कहानी किसी नए चैंपियन की नहीं, बल्कि विरासत बचाने की है। 4 दिग्गज, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, और सिर्फ एक विश्व चैंपियन। अब दुनिया की नजरें गेंद पर नहीं, इतिहास पर टिकी हैं, क्योंकि विश्व कप की ट्रॉफी सिर्फ जीती नहीं जाती, अपने नाम एक नए युग लिखकर उठाई जाती है। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले।